बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन से। 2 स्टेप आपके हो चुके हैं, जिसमें एक स्टेप में आप लोगों ने क्या किया कि एक रेंज को फाइंड किया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के मिनिमम वैल्यू निकाल के। अब दूसरा स्टेप आप लोग कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने 1 + 3.3 log ऑफ कैपिटल n करना है। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि आपका n जो है वो कितनी ऑब्जर्वेशन के इक्वल है जी इकरा? 120। 120। तो अब आपने n की जगह पर लिख देना 120। ठीक है, अब मुझे आंसर बता दे कि का आंसर क्या आ रहा है आपके पास। क्लासेस बनानी होगी, ठीक है, क्लास इंटरवल्स हमने बनाने हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इसको क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हैं, या सिंपल अपनी आसानी के लिए हम लिखा करते हैं C-I, ठीक है, यानी क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद, लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे क्लासेस बनाना शुरू कर देनी है। स्टार्टेड फ्रॉम द मिनिमम नंबर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिनिमम नंबर से। मिनिमम नंबर हमारे पास क्या था, 45। 45 में कितने नंबर आपने मजीद ऐड करने होंगे, 6 नंबर ऐड करने होंगे, क्योंकि 7 है ना आपका क्लास इंटरवल 45 को ऐड करते हुए, ठीक है। तो 45 में 6 नंबर आई थिंक 7 नंबर बचे आपके पास, चेक करें।
क्या होता है, आप अपनी इंडिविजुअल्स उनके टोटल पे डिवाइड करते जाते हैं। मेरे पास 120 ऑब्जर्वेशन है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, थर्ड फ्रीक्वेंसी 29/1 टू ऑन, ठीक है। ये कैसे आया है? यस मैम ये 120 किस तरह आया है? आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन 120 के इक्वल है ना। ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये जिस ऑब्जर्वेशन पे आप काम कर रहे हो, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपकी 120 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है मैम जी। चलिए, आपने सारा काम कर लिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। अब हम देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट कॉलम में मिड पॉइंट्स निकालने हैं हम लोगों ने। मैंने कॉलम वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही आप लोगों ने कॉलम वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपके असाइनमेंट में ऐसे होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल्स का हो, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी निकालने के वो निकालने, वन मिड पॉइंट्स निकाल दें, ठीक है। मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता है, हर क्लास की लोअर और अपर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। यानी अब हमने क्या करना है, 45 प्लस 51 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 डिवाइड कर देंगे। 70.5 ओके। नेक्स्ट डेफिनेटली आप 70.5 में 7 को ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा, जरा बताएं। 77.5। तो नेक्स्ट क्लास आपकी मिड पॉइंट 77.5 देगी, करके देख लें। 52 में 58 को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो। समझ आई क्लास? नेक्स्ट भी हमने इसी तरह से निकालना है। यस मैम 58 81 आया है। 58 को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आया? 81 आ रहा है। श्योर? 7 का इंटरवल है आपके पास। चलो मैं भी चेक कर लूँ। मैम ये पहला वाला आंसर मेरा तो 48 आ रहा है। देखिए आप लोगों ने खुद ही गलत निकाला, 70.5 और नहीं किया। 48 आना चाहिए, 48.5 ये आ रहा है आंसर आपके पास। 0.5 नहीं है, सिर्फ 48 आंसर है आपके पास, ठीक है। अब 48 में 7 को ऐड कर दो, 55 में 7 को ऐड कर दो, 62 में 7 को ऐड कर दो, यानी अपना इंटरवल आपने ऐड करते जाना है। 69 अगेन 7 को ऐड करो, 76 अगेन 7 को ऐड करो। जो आपका इंटरवल है, इक्वल इंटरवल में चूंकि जा रही होती है तो मिड पॉइंट हम इजीली 7 को ऐड करके निकालते जाते हैं। 90 97, ठीक है। ये आपके आ गए मिड पॉइंट्स। चलिए जी, मिड पॉइंट्स भी आपने निकालना सीख लिया। एनी कंफ्यूजन? कोई भी आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से आप कर लें। नो मैम। तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने आज सीख ली, ठीक है। यस कुछ भी नहीं बचा है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा ग्राफ का टॉपिक। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बुक आपकी। ये बुक जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, इसकी पीडीएफ, ताकि आप लोग मीटिंग में आराम से खोल के अपने पास रखा करें, और जब आप लोग असाइनमेंट वगैरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास बुक मौजूद हो, ठीक है। चलें जी, मैंने बुक आपके साथ शेयर कर दी है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ग्राफ और चार्ट्स। अच्छा क्लास मैं क्या करूंगी, आप लोगों ने अभी ग्राफ और चार्ट के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व नहीं करने, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करनी है, सारे टॉपिक की सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है कि बार चार्ट क्या होता है, मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है। सिर्फ आपने उसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, क्योंकि आपका सिलेबस काफी है। तो मुझे लगता है ये जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं।
तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये ग्राफ्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जरूर आती होती है पेपर में, तो आपने इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कौन से। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डायग्राम्स। डायग्राम्स होती क्या है और इनका यूज क्या है। अभी हम लोगों ने किया कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे लिए अपने डाटा को कंडेंस करना आसान होता है। कंडेंस का मतलब क्या होता है आपको पता है, हमने अपने डाटा को थोड़ा सा सुकेड़ दिया है या प्रिसाइज करके लिख दिया है, यानी क्लासेस में ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है, फिर उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी है, जिससे डाटा को अंडरस्टैंड करना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब क्या है, नेक्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी अपने डाटा को विजुअल वे दे देते हैं, एक पिक्चर देते हैं, जिससे कस्टमर्स या जिसके लिए भी आप डाटा अपना प्रोसेस कर रहे हो उनके लिए समझना आसान हो जाता है, यानी अपने डाटा की डायग्राम्स बना देते हो। तो डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट सूटेड टू स्पेशल सीरीज एंड डाटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी जब हमारे पास डाटा कुछ कैटेगरीज में होता है, या स्पेशल का मतलब होता है टाइम सीरीज डाटा होता है हमारे पास, यानी टाइम के अकॉर्डिंग होता है डाटा, हम उसको क्या करते हैं, उसको डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। whenever a comparison of same type of data is different places is to be made, diagrams will be the best way to do that। यानी डायग्राम जो होता है वो बेस्ट वे होता है इसको करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो हाईलाइटेड लाइन है ना, सिर्फ आप लोगों ने यही तैयार करनी है, बाकी को रीड करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम्स सीइंग अ विजुअल डिस्प्ले leave more effective and long lasting impression on the mind of the reader। डायग्राम्स जो होती हैं रीडर के माइंड में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डालती हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोट किया क्लास कि आप एक बुक पढ़ रहे होते हो, या फिर आप वही चीज जो है एक स्टोरी के तौर पे एक मूवी में देख रहे होते हो। आप बुक पढ़ते हो तो आपको वही करेक्टर्स जो है कभी भी आपके माइंड में इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उसको एक पिक्चर देख के अपने माइंड में या मूवी देख रहे होते हो तो वही करेक्टर्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। यही वे होता है अक्सर स्टूडेंट्स या ह्यूमन साइकोलॉजी के विजुअल वे जो होता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करता है, या पिक्चर जो होता है वो हमेशा जल्दी मेमोरी में सेव हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम अपने डाटा को भी एक पिक्चर दे रहे हैं, विजुअल वे दे रहे हैं, ताकि कस्टमर्स या जो भी लोग हैं रिसर्चर्स उनके लिए इसको समझना आसान हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है लीव मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ अ रीडर। पढ़ने वाले या देखने वाले के दिमाग में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन रह जाता है, या एक इमेज बन जाती है आपकी डाटा की। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं। पहली है आपके पास लीनियर वन डायमेंशनल डायग्राम। पहली एक डायमेंशन डायग्राम होती है, यानी एक वेरिएबल हो, उसके साथ उसकी डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हो, उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाए। एरियल और टू डायमेंशनल डायग्राम्स, यानी हमारे पास कुछ वेरिएबल जो होते हैं एक से ज्यादा होते हैं जब, तो उसको टू डायमेंशनल डायग्राम्स में कन्वर्ट करके या विजुअल वे देकर बताया जाता है। थर्ड हमारे पास क्यूबिक और थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर मैथ नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप लोगों ने शेप्स देखी होंगी। सर्कल आप लोग देखते हो, रेक्टेंगल्स आप लोग देखते हो, फिर आप लोग स्क्वायर्स देखते हो, फिर आप लोग क्यूब्स देखते हो, आप लोगों ने ट्राइंगल्स देखी होंगी। तो इन शेप से आप लोगों को क्या अंदाजा होता है ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल की। जी मैम। आपकी एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती हैं एक रेक्टेंगल की। इसी तरह से आपके डायग्राम जो हैं इनकी भी कुछ आप लोगों को क्राइटेरिया और कुछ साइड्स बता दी गई हैं। यानी लीनियर का मतलब है आपकी डायग्राम की ओनली वन साइड होगी इसको समझने के लिए। फिर उसके बाद टू डायमेंशन का मतलब है आपकी डायग्राम की 2 साइड्स होंगी। फिर 3 डायमेंशन का मतलब है 2 से ज्यादा साइड्स होंगी, ठीक है, सो ऑन। और पाई डायग्राम क्या होती है, ये आपके पास सर्कल होता है, ठीक है। जब आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल में जब आप लोग अपने डायग्राम को या अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हो तो वो पाई डायग्राम कहलाती है। पिक्टोग्राम्स क्या होता है, बेसिकली जब हम अपने डाटा को एक यूनिट देकर उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं और पिक्चर जो है बनाकर शो करते हैं कि इतने यूनिट है हमारे डाटा के अंदर, तो वो पिक्टोग्राम्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंपल बार चार्ट। ये आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन